All of you, good morning. देखिए, छठी शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक हमारे पास जो चार महाजन पद जो थे, चार महाजन जो पद थे, कौशल, अवंती, मगध और वत्स, ये चारों ही महाजन पद अपनी वर्चस्व कायम करने के लिए होड़ में लगे हुए थे एक दूसरे पर कि मेरा वर्चस्व कायम रहे। इन चारों को में सबसे जो वर्चस्व जिसने कायम किया वो मगध था। कौन सा था? मगध। महाजन पद सर्वश्रेष्ठ महाजन पद बन गया और इसने सक्षम जो है वर्चस्व हासिल किया और अपनी संप्रभुता को सक्षम किया। यह प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य बना। क्या बना? प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बना। और मगध जो है आज वर्तमान में जो मगध है वो आधुनिक बिहार में स्थित है। जो मगध है वो जो आधुनिक मगध है वो है बिहार में स्थित है। मगध पर कई राजवंशों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था वो मौर्य वंश साम्राज्य था। कौन सा था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश जो था, मौर्य जो वंश था या मौर्य जो साम्राज्य था, इसके शक्तिशाली जो शासक थे जिसने अपने लंबे समय तक अपने शासन को वर्चस्व कायम रखा, और तो उनमें से था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ये तीन ऐसे मौर्य शासक थे जिन्होंने मौर्य वंश को एक वर्चस्व की उन्नति करते हुए और अपने पूरे अपने साम्राज्य को विस्तृत सबसे शक्तिशाली बना दिया। हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, पहले उस शासक की जिसने मौर्य साम्राज्य का स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। देखो, मौर्य जो वंश के जो प्रतापी जो शासक था, पहला जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त था। इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। मौर्य वंश का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जिसका जन्म 345 ईस्वी में 345 ईसा पूर्व में हुआ। 345 ईसा पूर्व में हुआ। और इस चंद्रगुप्त मौर्य का हमें जो उल्लेख मिलता है, इस चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है, किसने इसने चंद्रगुप्त मौर्य कहा, किसने सेंडोकोटस कहा। तो जैसे जस्टिन है उसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। और इस बात की पुष्टि किसने की? विलियम जॉनसन ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। और उस समय एक लेखक थे विशाखादत्त, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस लिखी। उस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई कि रियलिटी में चंद्रगुप्त मौर्य ही था और कोई नाम नहीं था, उसे सेंड्रोकोटस कहा गया। विलियम जोन्स ने उसकी पुष्टि की। मुद्रा राक्षस में विशाखादत्त ने पुष्टि की कि हाँ, नंदवंश का जो शासक था घनानंद, जो नंदवंश का अंतिम जो शासक था घनानंद, उसे पराजित करने में, उसे हराने में चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की। कई ग्रंथों में ये भी पुष्टि मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता की वो चाणक्य ने की, कौटिल्य ने की, और उसी के बदौलत मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो अंत में जाकर विष्णुगुप्त जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। गणानंद को पराजित करने के बाद
ज्ञानानंद को पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की मगध पर, और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन धर्म को ग्रहण कर रखा था, वो जैन धर्म में विश्वास करता था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य उसके अंतिम समय 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक में एक श्रवणबेलगोला नामक स्थान था, वहाँ अंतिम समय बिताया। क्या उसकी जो है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, वहाँ अंतिम समय बिताया 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गए और सेल्यूकस निकेटर के अंदर एक युद्ध हुआ 305 में, और उसको पराजित कर दिया। और उसने पराजित होने के बाद कुछ संधि की गई। किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि हुई, वार्तालाप हुई, और उस वार्तालाप उस संधि के अकॉर्डिंग उसे वापस जो राज्य उसने जीते वो वापस कर दिए, जो भी था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री से हारने के बाद एक संधि जो की, उसमें एक अपनी पुत्री की जो विवाह था चंद्रगुप्त मौर्य से किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और उसका नाम क्या है ना? कॉर्नेलिया। की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार, जो संधि शर्तें थी उसके अनुसार 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए: काबुल, कंधार, हेरात और मकराना। मैगस्थनीज की जो पुस्तक थी, मैगस्थनीज जो लेखक था उसकी पुस्तक थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। उपवास के द्वारा हुई। उसने अपने उपवास के द्वारा, व्रत करने के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 298 ईसा पूर्व। कहाँ? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। अब उसका उत्तराधिकारी किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 से लेकर 269 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया मगध पर। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार तो था ही। 298 में मगध की गद्दी पर बैठा वो। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता। अमित्रघात का मतलब का सारांश होता था कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। कई बार एक एग्जाम में आया हुआ है, कौन से शासक को अमित्रघात के नाम से पुकारा जाता था? बिंदुसार, जो शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता था। वायु पुराण में, किसमें? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया। वायु पुराण को बिंदुसार को भद्रासार भी कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, जो पाटलिपुत्र है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, और उन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्रों को भेजा। सबसे जो बड़ा पुत्र था सुशील, उसे भेजा। उसके बाद में अशोक को भेजा, और अशोक ने कामयाबी भी पाई उस पर, उन विद्रोह को दबाने में सक्षम जो है उसे सफलता मिली। और उसी की वरीयता को देखते हुए, उसकी जो योग्यता को देखते हुए बिंदुसार ने अशोक को सम्राट घोषित किया। अशोक, बिंदुसार जो था उसका उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, और योग्य था। बिंदुसार जो का उत्तराधिकारी जो था अशोक महान थी, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। और इसका जो उल्लेख है, जो अशोक के जो अभिलेख हैं गुजरा और मास की, उस उल्लेख, उस अभिलेखों में मिलता है अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? गुजरा और मास्की में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया। किसमें कहा गया अशोकवर्धन? पुराणों में। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद, अशोक ने अपने राज्याभिषेक जो हुआ, गद्दी पर बैठने के, शासन की भागदौड़ संभालने के 8 वर्ष पश्चात एक युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, जिसे कलिंग
का युद्ध भी कह सकते हैं, कलिंग पर आक्रमण किया। और उस समय कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। और 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ, तोसली पर अधिकार भी कर लिया था इसने, अशोक ने उसे विजय किया। लेकिन उसके बाद में इसने युद्ध करने की जो परिणति थी, नीतियाँ थी, वो सब कुछ त्याग दिया कि इतने नरसिंह को खून रक्तपात देकर उसने बिल्कुल त्याग दिया कि नहीं, आज के बाद में कभी युद्ध नहीं करूँगा, शांति प्रिय मेरा राज्य रहेगा और मैं अपने राज्य के लिए, उन्नति के लिए ऐसे साधनों का प्रयोग करूँगा, ऐसे संस्थाओं का प्रयोग करूँगा जिससे जनता खुशी रहे और उनका उज्जवल भविष्य। उसने युद्ध नीति को त्याग दिया। अशोक ने आजीविकाओं को, जो आजीविका बिताने के लिए, उन्हें रहने के लिए बराबर की पहाड़ियाँ, कई जगह बराबर लिखा हुआ है, कई जगह बराबर भी लिखा हुआ है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये 4 गुफाओं का निर्माण किया है इसने। वहाँ 4 गुफाओं का निर्माण किया, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी थी। 4 जो थे, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी। इन चारों आजीविकाओं के लिए पहाड़ियों में क्या क्या निर्माण करवाया गुफाओं का। ठीक है। अशोक की जो माता थी वो सुभद्रांगी थी, सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और अपनी पुत्री को कहाँ भेजा? श्रीलंका, जिसके पुत्र और पुत्रियाँ महेंद्र और संघमित्रा थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए? श्रीलंका में गए और बौद्ध धर्म को प्रचार किया। अशोक भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन था, और उस सर्वप्रथम अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन किया भारत के अंदर। सबसे पहले जो शिलालेख जो मिले हैं वो अशोक के थे। अशोक के जो शिलालेख थे वो कई भाषाओं में लिखे हुए थे। शिलालेखों जैसे ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपियों में लिखे हुए थे। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता था, 3 भागों में बांटा: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। यानी कि अभिलेख के जो हम उनकी ज्ञान प्राप्त करना चाहें, उन्हें पढ़ने के लिए हम उनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। एक शिलालेख अलग कर दिया, स्तंभलेख अलग कर दिया और गुहालेख अलग कर दिया, और उनको अलग अलग श्रेणी में बांट दिया। हम कह सकते हैं कि अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर दिया। अशोक के शिलालेखों की खोज जो थी वो 1750 में पैंथेलर ने की, 1750 में की। और अशोक के जो अभिलेख जो पढ़ने का जो सबसे पहले जिसने सफलता की प्राप्त की 1837 में जेम्स प्रिसेप ने की। कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रानी का अभिलेख किसे कहा गया? कौशाम्बी अभिलेख को कहा गया, याद रखना है। अशोक का सबसे जो छोटा स्तंभ लेख है वो रुमनदेही था। सबसे छोटा अभिलेख था रुमनदेही। इसी में लुम्बिनी में जो धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की जो घोषणा की गई थी वो इसी में की गई थी। ये जो मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण 3 सम्राट थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को उन्नति पर ले गए और काफ़ी सालों तक उन्होंने शासन किया। आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।